लाल बहादुर शास्त्री संस्कृति केंद्र ताशकंद उज़्बेकिस्तान और भारतीय दूतावास उज़्बेकिस्तान द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं पत्र प्रस्तुता के रूप में मुझे अवसर देने हेतु डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा और समस्त आयोजनकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि इस संगोष्ठी का विषय है उज़्बेकिस्तान में हिंदी की दशा और दिशा, इसी विषय को केंद्र में रखते हुए मैंने अपना शोध पत्र तैयार किया है और जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की समाज चेतना और जागृति, उज़्बेकिस्तान और भारत। अपने समय और परिस्थितियों की विशेषताओं और विलक्षणता को समझना हमेशा ही भविष्य की राह आसान बनाता है और ऐसे में वे राष्ट्र जो जनतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं और इस तरह के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनमें भारत और उज़्बेकिस्तान प्रमुख रूप से शामिल हैं। स्थिर, सशक्त और स्थायी विकास को लेकर दोनों राष्ट्रों के हितों ने एक दूसरे को करीब लाया है। निर्माण, सुरक्षा, स्थिरता जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर दोनों राष्ट्रों ने अपनी साझेदारी को बल प्रदान किया है। विश्वव्यापी सुरक्षा और संतुलन को लेकर भी दोनों देश करीब आए हैं। उज़्बेकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में अपनी आवाम की सुरक्षा, आकांक्षा, सुख और शांति के लिए कटिबद्ध है। यह राष्ट्र प्राकृतिक और कच्चे संसाधनों का विशाल भंडार गृह है। यहाँ तेल और गैस का बड़ा भंडार है जो इसे पर्शियन खाड़ी, कैस्पियन सागर और तरीम के थाले से उपलब्ध है। इनके बौद्धिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से पूरा विश्व परिचित है और विश्व मानचित्र पर उज़्बेकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पूरे मध्य एशिया की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को यह व्यापक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज़ादी के बाद से ही उज़्बेकिस्तान में सामाजिक समरसता, समन्वय और शांति पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत जैसे राष्ट्र जो 21वीं शती को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए उज़्बेकिस्तान जैसे राष्ट्रों से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहअस्तित्व, सामूहिक विकास, सुरक्षा प्रणाली का समायोजन और न्यू वर्ल्ड पावर ऑर्डर में नए आयाम बनाने की अपार संभावनाएं हैं। मध्य एशिया में उग्रवाद, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, गैर कानूनी हथियारों का व्यापार और मानवाधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उज़्बेकिस्तान जैसे राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत सकारात्मक और रचनात्मक कार्य कर सकता है। पर्यावरण, भाषा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक डिप्लोमेसी के माध्यम से एक दूसरे से परिचित होते हुए समझदारी और आपसी साझेदारी को व्यापक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय संघर्ष की स्थितियों को लगातार कमज़ोर करते हुए उन्हें खत्म करने की राह पर दोनों राष्ट्रों को अग्रसर होते रहना चाहिए। विकास, व्यापार और आर्थिक मजबूती के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से हम इस संदर्भ में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद को कमज़ोर करते हुए समाज को अधिक से अधिक समन्वयवादी और सहिष्णु बनाने के लिए ठोस और बुनियादी योजनाओं की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उज़्बेकिस्तान भी सामाजिक समरसता, उदारता और सहिष्णुता के लिए प्रखरता से इस दिशा में कार्यरत है। क्षेत्रीय संघर्ष और राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन समय रहते योजनाबद्ध तरीके से इन्हें खत्म करने की दिशा में प्रयास करना नितांत आवश्यक है। विकास सबका हो, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत जैसे राष्ट्र का बहुत नुकसान किया है, लेकिन अब बदलाव हो रहा है और कश्मीर से धारा 370 का खात्मा यह स्पष्ट रूप से बयां करता है कि भारत एक नए राष्ट्र के रूप में विवेकपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़ रहा है। धार्मिक मामले किसी भी राष्ट्र के लिए बड़े संवेदनशील होते हैं। यहाँ सजगता और सतर्कता दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और किसी भी राष्ट्र की सार्वभौमिकता के लिए यह एक गंभीर खतरे की तरह होता है। भारत विभाजन की विभीषिका इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। धार्मिक नैतिकता हमेशा विश्वव्यापी मानवीय आदर्शों
और उदात्त जीवन मूल्यों से जोड़ने का काम करती रही है। लेकिन व्यक्तिगत आकांक्षाओं को धर्म का नाम देकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का इतिहास भी बहुत पुराना है। किसी भी धर्म के प्रति असहिष्णुता उचित नहीं है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे नारे यह बताते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितने प्रखर और प्रांजल विचारों के साथ आगे बढ़ने की ओर हैं। उज़्बेकिस्तान में शुरू से इस तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं और पूर्व इस राष्ट्रपति इस्लाम करीम सामाजिक सह अस्तित्व और सहिष्णुता के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं। वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश की कानूनी प्रक्रिया और शिक्षा में सुधार करने, मानवाधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी कदम, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कानून में संशोधन, न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु 1 फरवरी 2021 से न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निकाय बनाने जैसे कई कदम उज़्बेकिस्तान सरकार उठा चुकी है। निष्क्रियता और गतिहीनता से कोई भी राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा और जो जहाँ है, जिस क्षेत्र में है, उसे आज़ादी के अमृत काल में देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध होना होगा। जाति, भाषा, धर्म और संप्रदाय के भेद को भुलाकर भारतवासियों को एक साथ एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना होगा। उज़्बेकिस्तान गणतंत्र में भी इस्लाम के अलावा लगभग 15 अन्य धार्मिक समुदायों के लोग रहते हैं। उनकी धार्मिक प्रवृत्तियाँ, आचरण, आस्था, परंपराओं का यह गणतंत्र सम्मान करते हुए उन्हें समानता के अधिकारों के लिए आश्वस्त करता है। कोई भी धर्म यदि राष्ट्रीय हितों के विपरीत आचरण करता है तो उसे अस्वीकार करते हुए तुरंत उस पर रोक लगा दी जाती है और इस तरह भारत और उज़्बेकिस्तान का सामाजिक ढांचा काफ़ी हद तक एक दूसरे के समान है, जो एक दूसरे को करीब लाता है। ऐसे में इन दो राष्ट्रों का मिलकर काम करना पूरी दुनिया के लिए शांति और प्रगति के नए आयाम बना सकता है। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सन 1993 में व्यापारिक और आर्थिक सहयोग पर समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट को मानते हुए आर्थिक, वैज्ञानिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर विमर्श हुआ। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन पर सन 1993 में और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन पर 1991 में समझौता हुआ। यह समय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति आधिपत्य की प्रवृत्ति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो रहा है और अपने अनुभव विवेक के साथ जो राष्ट्र राजनीतिक आदर्शवाद, विश्व बंधुत्व, आर्थिक नायकत्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वे अधिक सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था का पोषण देश और समाज के कल्याण के लिए ही होना चाहिए, अपने आप को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए होना चाहिए, न कि किसी राष्ट्र या कमज़ोर राष्ट्र पर आधिपत्य जमाने के लिए। तत्कालिक और दीर्घकालिक हितों की चिंता सभी राष्ट्रों का अधिकार है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। प्रभुत्ववाद की मानसिकता ने दुनिया का पहले ही बहुत बड़ा नुकसान किया है, अब हमें इसके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए और अपनी आपसी सूझबूझ और साझा हितों के परिप्रेक्ष्य में काम करते हुए अपनी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार कार्य करते रहना चाहिए। बंधुत्व, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान से यह राह आसान हो सकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेकता में एकता भारत और उज़्बेकिस्तान दोनों ही राष्ट्रों की पहचान है। यह विविधता अतीत से गहरे रूप में जुड़ी है और निरंतर विस्तृत होती आत्मभाव का ही परिणाम है, जहाँ सारे भेद मिटने लगते हैं और इस अभेद ने ही दोनों राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को लगातार मजबूती प्रदान की है। ऐसे में विविधता और मौलिकता का सम्मान एक तरह से राष्ट्र की आत्मा बन गई, जो संविधान के रूप में देखी, समझी और मानी जाती रही है। समाज में व्याप्त दया, करुणा, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और मानवीयता को हर संकीर्णता से ऊपर उठते हुए अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए ढाल की तरह काम करना होगा। इसके लिए सकारात्मक और संतुलित नीतियों का निर्माण हर दूरदर्शी राष्ट्र नायक का कर्तव्य है। भारत और उज़्बेकिस्तान का वर्तमान शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भरा हुआ है।
प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियां भी हैं। यह समस्थितियों को विषम स्थिति में बदलकर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना जटिल और कठिन बना देती है। सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय अपराधों से अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, अपितु समाज की नैतिक और व्यवहारिक शक्तियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और संगठित अपराधों की पूरी श्रृंखला किसी भी देश के लिए ग्रहण की तरह है। इस पर कड़ाई से प्रहार नहीं किया गया तो राष्ट्र का भविष्य दिशाहीन हो जाएगा, और ऐसी समस्या लगभग सभी राष्ट्रों में होती है। लेकिन जनतांत्रिक राष्ट्र जैसे भारत, उज्बेकिस्तान हमेशा इस दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इससे लड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, कटिबद्ध रहे हैं और इससे संबंधित नीतियों का निर्माण कर उनके क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और नई संचार तकनीक का उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध की जड़ों पर करारा प्रहार किया है। भारत में जनधन योजना के तहत करोड़ों नागरिकों के बैंक में खाते खोलना, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर से करोड़ों किसानों और मजदूरों के पैसों को सीधे उनके खाते में देना, जीएसटी की प्रणाली, नोटबंदी और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति देश में खड़ी हो चुकी है। इससे सत्ता और शासन और में आम जन का विश्वास बढ़ा है, सरकार में स्थिरता आई है और देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर हुआ। सरकार में स्थिरता है और देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनने की ओर है। इसी तरह उज्बेकिस्तान में भी भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर दंड देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रशासनिक पद्धतियों का आधुनिकीकरण, तकनीकी का कुशल उपयोग, अपने नागरिकों में उच्च स्तरीय नैतिकता को प्रोत्साहित करने जैसे निर्णयों के माध्यम से अपराध और भ्रष्टाचार को कुचलने में व्यापक रूप से सरकारें सफल रही हैं। दोनों राष्ट्रों के साहित्यिक मूल्यों को अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान में 1925 के आसपास रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों और कविताओं का उज़्बेकी और रूसी भाषा में अनुवाद से परिचय हुआ, और 1940 से 1960 के बीच प्रेमचंद, मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, अमृता प्रीतम और यशपाल की जो रचनाएं हैं वो यहाँ की भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया ताकि वो जन जन तक सर्वसुलभ हो सके और लोग भारत के साहित्य से अवगत हो सकें। ये बहुत बड़ा कदम है इस दिशा की। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य समाज का दर्पण है, हम जब इस बात को कहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक देश की सभ्यता, एक देश की संस्कृति, एक देश के मूल्य, एक देश की अपनी वैचारिक संपदाएं साहित्य के माध्यम से दूसरे देश तक उसका हस्तांतरण हो और लोगों में चेतना, ये जागृति आए। एक देश का दूसरे देश से साहित्यिक दृष्टि से परिचित होना भविष्य के लिए और भविष्य की आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के अनुवाद जो है उनके माध्यम से भारतीय साहित्यकारों के साहित्य से उज्बेकिस्तान के लोग परिचित होते रहे और अब तक लगभग 30 से 35 भारतीय साहित्यकारों का साहित्य उज्बेकी भाषा में अनुवाद के माध्यम से यहाँ के लोगों तक पहुँच चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। अमृता प्रीतम ने कई बार उज्बेकिस्तान की यात्रा की और उनके काव्य संग्रह काला गुलाब में मेरे ताशकंद वाले दोस्त को नाम की एक कविता भी है। अमृता प्रीतम ने अपनी उज्बेकिस्तान की यात्राओं से संबंधित कुछ निबंध भी लिखे जो सन 1962 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अतीत की परछाई में संकलित है। आंसुओं का रिश्ता, खाबिदा हुसैन, उज्बेकिस्तान के जुल्फ, उनके ऐसे कई निबंध हैं जो उज्बेकिस्तान से संबंध रखते हैं और यहाँ की संस्कृति की बात करते हैं। उज्बेकी भाषा की कवित्री जुल्फिया से अपनी दोस्ती का भी उन्होंने जिक्र किया है और 1978 में भारत के 30 लेखकों की कहानियों को उज़्बेकी में अनुवाद करके पुस्तक के रूप में ताशकंद से प्रकाशित किया गया। इन लेखकों में प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस्मत चुगताई, अमृता प्रीतम, केशव देव और मलयालम की सरस्वती अम्मा शामिल। इसी तरह सन 2006 में दिया जला सारी रात पुस्तक का प्रकाशन भी हो चुका है।
भारत के संदर्भ में साहित्य रचने वाले उज़्बेकी साहित्यकारों की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे उज़्बेकी साहित्यकार हैं जिन्होंने भारत का अपने साहित्य में जिक्र किया है या भारत से संबंधित बातों को अपने साहित्य में उठाया है, जिनमें गफ़ूर गुलाम साहब, हमीद कुमार गुलाम जी, अस्कात मोहतार, हमीद अलीम जान, मिर्तेमीर, सईदा जुनूनोवा, एरकिन वहीदोवा और तमारा खोजाएवा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उज़्बेक कवि उयगुन ने भारत को केंद्र में रखकर बुलबुल और हिमालय के ऊपर नामक कविता लिखी। अली सरदार जाफरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृतलाल नागर, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी और यशमाल के साहित्य पर शोध और पुस्तकों का लेखन कार्य भी उज़्बेकी साहित्यकारों द्वारा किया गया है। डॉक्टर बेकाएवा ने यशपाल के उपन्यासों पर एक बड़ा शोध कार्य किया है और उज़्बेकी कवि कौदरी की कविता भारतीय कवयित्री को और बाबा जान की भारत की माँ कविता भारत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। उज़्बेकिस्तान और भारत के साहित्यिक संबंध और एक पाठ्यक्रम के रूप में भी ताशकंद में पढ़ाया जाता रहा है और समग्र रूप से मेरे पूरे शोध पत्र के माध्यम से जो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि किन्हीं भी दो देशों की संस्कृति का आदान प्रदान जब होता है तो उसमें साहित्य एक बहुत बड़ा माध्यम है और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक भाषा की संस्कृति, एक भाषा के विचार, एक देश की संस्कृति, एक देश के विचार, उसके साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदर्श, मूल्य, वहाँ की चेतना, इन सबको दूसरे देश से परिचित कराने के लिए साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है और इस दृष्टि से साहित्यकार बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और जब हम भारत और उज़्बेकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं तो दोनों ही देश जनतांत्रिक दृष्टि से समृद्ध देश हैं और दोनों देशों की सरकारों ने हमेशा से इस बात पर बल दिया है कि जनतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के प्रति वो प्रतिबद्ध हो, जनतांत्रिक योजनाएं लागू हो, उनका ठीक तरह से क्रियान्वयन हो, लोगों तक वो चीज़ पहुँचे और दोनों देशों में सांस्कृतिक सामाजिक समन्वय समरसता बनी रहे, चाहे उसका माध्यम साहित्य हो, चाहे उसका माध्यम कोई और हो, लेकिन इस तरह की सोच एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है और जनतांत्रिक देशों में इस दृष्टि से भारत और उज़्बेकिस्तान अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं और कई देशों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो यही मेरे शोध पत्र के माध्यम से मैं इस बात को रखना चाह रही थी। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात ठीक तरीके से आप तक पहुँचा पाई हूँ। एक बार पुनः आप सभी का, आयोजनकर्ताओं का, डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा का हृदय से आभार कि आपने मुझे यहाँ इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। थैंक यू।